हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आ जाएंगे फिर से एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रिमेनिंग पोर्शन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। कॉम्बिनेशंस हमारा टॉपिक था, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशंस। फिर हमने उनमें आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेलो का कॉम्बिनेशन हमने बताया था, ठीक है। सेलो के कॉम्बिनेशन में हम अपने पास मैक्सिमम पावर कब मिलती है उसका भी टॉपिक हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक अपने पास पोर्शन कंप्लीट हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आगे हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद में हम चलेंगे आगे पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, आगे और भी अच्छे टॉपिक है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए आज डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये अपने पास टॉपिक होगा और हम इसको लिख लेते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे सभी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपने पास। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का ये टॉपिक होगा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट के मेजरली हम तीन इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। जिनमें से पहला जो इफेक्ट हम पढ़ते हैं आज, तो हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट में क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट को जनरेट करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होती है तो अपने पास हीट जो एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट अपने को शो होता है। ये होता है हीटिंग इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी, जैसे हम बोले कि वाटर में से अपने पास प्रवाहित हो, तो वाटर का जो अपने पास H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल टुकड़ों में टूट जाता है, H प्लस और OH माइनस में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हीटिंग ये तो होगा केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। तीसरा जो इफेक्ट है दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से फ्लो होती है तो वायर के चारों ओर सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे आसपास के जो आयरन के, निकल के जो अपने पास जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। या हम बोले कोई आपस उसके सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक कोइल रखी है, या मैं बोलूं कि कोई मैग्नेट रखी है, वो अट्रैक्ट होने लग जाती है, डिफ्लेक्ट होने लग जाती है। मैग्नेटिक नीडल कंपास रख दे तो वो डिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तीसरा इफेक्ट ये अपने पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो तीन इफेक्ट हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। मेन जो टॉपिक होगा अपना डिस्कशन जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट पर होगा। देखिए हीटिंग इफेक्ट को आप डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं कैसे। जैसे मैं बोलूं हीटिंग इफेक्ट का एक अच्छा एग्जांपल है आपके घरों में हीटर। हीटर जो है, जब भी आप उसको करंट सप्लाई करते हो, हीटर की जो कोइल होती है नाइक्रोम अपने पास मेटल से बनी होती है, तो जब भी आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हो हीटर की कोइल में से, तो जो हीटर की जो कोइल है वो गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। सर्दियों में हम यूज करते हैं घर में हीटर, ठीक है। तो वो जो हीट हो रही है, तो वो जो उष्मा हो रही है, वो जो अपने पास जो गर्मी महसूस होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण, ठीक है। और एग्जांपल से अपने पास बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए। अपने घरों में जो बल्ब है, एलईडी तो अलग है, एलईडी तो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड है। मैं बात कर रहा हूँ जो बल्ब जो है अपने पास 100 वोल्ट का जो आता है, जो जलता है, तो उसमें जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है। तो सेम फिनोमेना यहाँ भी होता है। जब उस टंगस्टन वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण उस वायर में हीट जनरेट हो जाती है,
और हीट जनरेट होती है, और अपने को और साथ ही साथ में उस बल्ब के अंदर आर्गन गैसेज, आर्गन हुई, नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैस जो बाहर से कोई क्रिया नहीं करती है, अक्रिय इनर्ट गैसेज है, तो उसके कारण वो बल्ब जलने लग जाता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के कारण फिर वो आर्गन जो है, नाइट्रोजन गैस है, उनसे क्रिया करके रिएक्शन करके वो जलने लग जाता है। तो वो जो है वो भी हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जब आपका फोन डिस्चार्ज होता है, फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो आप उसको चार्जिंग पर लगाते हो, थोड़ी देर के बाद में आप देखते हो कि फोन चार्ज हो गया, लेकिन फोन हीट भी करने लग गया, फोन गर्म हो गया। अब वो फोन जो गर्म हुआ है वो क्यों हुआ है? अपने पास जो फोन है, उस फोन में वायर हैं बहुत सारे, और उन वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से हीट जनरेट होती है, और वो हीट जो है आपके फोन को गर्म कर गया। एक अच्छा एग्जांपल और ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक रोड। घरों में पानी गर्म करने के लिए, या गीजर ले लेते हैं, गीजर में भी रोड ही लगी रहती है, तो वो क्या है, वो भी पानी गर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं उस रोड से, और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो क्या होगा? फ्लो होने से ये होगा कि हीट जनरेट होने लग जाएगी, हीट, गर्मी महसूस होने लग जाएगी। हीटिंग वेव्स जो है, अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा स्पेक्ट्रम है। इंफ्रारेड रीजन में, माइक्रोवेव रीजन में ये जो वेव्स हमें मिलती हैं, और फिर हमें महसूस होता है कि गर्मी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि फैन है, फैन को जब हम चलाते हैं कई देर, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, फैन जब चल जाता है, चलने के बाद फैन गर्म हो जाता है, तो वो भी अपने पास किसका एग्जाम्पल है? हीटिंग इफेक्ट का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आयरन जो है, इस्त्री हम करते हैं कपड़ों के ऊपर, तो वो जो है वो भी एग्जाम्पल है किसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये इसका कारण क्या है, हीटिंग इफेक्ट का क्या कारण होती है, और क्या हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्या, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो हम ये देखेंगे। पहली बात तो इसके डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट की? जब किसी रजिस्टर में ही बोल सकते हैं, रजिस्टर मतलब जो रजिस्ट करे इलेक्ट्रिक करंट का, तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी अपरेटस हैं, वो सारे इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने से इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं एक तरह से। तो वो क्या कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उस रजिस्टर में से हीट जनरेट हो जाती है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। अब हम देखेंगे आगे कि इसकी क्या कंडीशन है, हीट ज्यादा से ज्यादा जनरेट कब होती है हीट ज्यादा से ज्यादा जनरेट, कारण क्या है वो हम देखेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं पहले। क्या घटना है, हम ये बोल सकते हैं क्या कि कौन से फिनोमिना, ये फिनोमिना है हीटिंग इफेक्ट का, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी रजिस्टर में, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ, हम ये बोल सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ, द फिनोमिनन ऑफ, ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग बोल सकते हो, या प्रोड्यूसिंग, द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग heat in a register, heat in a register, heat in a register by the flow of electric current, by the flow of, by the flow of electric current। ठीक है जी, by the flow of electric current, by the flow of electric current, किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण। इन ए रजिस्टर by the flow of electric current is called heating effect, heating effect, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, या जूल्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जूल ने काम किया था इसके ऊपर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जूल्स हीटिंग, और जूल्स हीटिंग। ठीक है,
ये हमने बोला कि इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है कि जब किसी रजिस्टर में से हर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कंडक्टर भी रेजिस्टेंस है भाई, कोई कितना भी आप परफेक्ट कंडक्टर ले लो, कि कितना भी परफेक्ट आप चालक पदार्थ ले लो, उसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगी, तो वो रजिस्ट तो करेगा, प्रतिरोध तो करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऐसा कोई परफेक्ट कंडक्टर होता नहीं है। तो हम ये बोले कि रजिस्टर है, बिल्कुल है, और रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो हीट जनरेट होगी, ठीक है, ये अपने पास होता है। मेन मुद्दा अपने पास ये है कि इसका कोज क्या है, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वो अपने पास मुद्दा है, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट का कोज क्या है, वो अपने पास इंपॉर्टेंट है कि कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है भाई, किसी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बैटरी लगाई या कोई सेल लगाया, सेल लगाने से क्या हुआ, वो सेल क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। सेल के पास एनर्जी कहां से आती है? सेल के पास एनर्जी आती है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इफेक्ट से। हम कर चुके हैं ये सारा पोर्शन प्रीवियस लेक्चर्स में, बहुत सारे हम कर चुके हैं। तो हमने बोला कि जैसे ही हमने बैटरी लगाई या इलेक्ट्रिक सेल लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनके पास जैसे उनके सिरों पर, कंडक्टर के सिरों पर जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिलरेट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी कंडक्टर मटेरियल में आप, हम ये बोलें कि ये कंडक्टर मटेरियल है, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, ठीक है, हम बात करें कि ये हमने बैटरी लगा दी, V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने लग जाएंगे। और उनका एक्सेलरेशन कितना आता है, जैसा कि हमें पता है कि जो फोर्स लगता है वो लगता है माइनस ई वेक्टर, और जब हम इसको एम ए वेक्टर के इक्वल कर दे तो जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करने लग जाएंगे, बिल्कुल। जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे, अब एक बात बताइए, जब कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या उसके पास एनर्जी है? बिल्कुल है। कौन सी एनर्जी है? कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी लेकर ये चल रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है। स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हम बात करें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई एक वैक्यूम चेंबर है, ठीक है, एक वैक्यूम चेंबर है, वैक्यूम ले रहे हैं, हम नहीं मान रहे कोई कंडक्टर के अंदर कुछ एटम्स वगैरह हैं, हम वैक्यूम ले रहे हैं, ठीक है, खाली जगह, कोई कोई एटम्स नहीं है, कोई गैस नहीं है। हम ये बोले कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर है V। तो हम चर्चा कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर यदि V पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसके ऊपर जो अपने पास जो उसके पास जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है? QV। जो वर्क डन है, या हम बोले कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? W/Q, ठीक है। और ये वर्क ही क्या हो जाता है? एनर्जी हो जाता है अपने पास Q। तो V पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज है E, तो इसके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी EV, ये एनर्जी आती है। और ये एनर्जी से जैसे ये V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इस इलेक्ट्रॉन के पास EV एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी से ये मूव कर रहा है। इसका मतलब ये एनर्जी किस में चली गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली गई, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी यहां जब पहुंचेगा, तो क्या इसकी स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसकी स्पीड होगी v इक्वल टू 2ev/me का रूट, ठीक है, का रूट, स्क्वायर रूट। तो यह ये अपने पास हो गया वेलोसिटी, स्पीड हो गई।
क्या इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अपने हम जनरल हम बोले कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेते हैं घरों में 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट हम ले लेते हैं। जैसे ही हम लेते हैं 220 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस का 19, 220 वोल्ट हमने रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो स्पीड आती है वो अप्रोक्सीमेट आती है 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से ये देखिए मूव कर रहा है वैक्यूम चेंबर के अंदर। किसमें? वैक्यूम चेंबर के अंदर। ठीक है, ये इसमें वैक्यूम चेंबर में ये चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है? इतनी स्पीड से। ठीक है, 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है वैक्यूम के अंदर। बट जब हम देखें कंडक्टर मटेरियल के अंदर, सॉलिड कंडक्टर है, ठोस है, कंडक्टर मटेरियल है, तो हमें पता है कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं, तो एटम्स तो होते हैं, हर एक मटेरियल में एटम्स होते हैं, और कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब जो एटम्स हैं वो कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, और ये आयंस बन जाएंगे। एटम्स क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहां पर है इलेक्ट्रॉन, इसकी सरफेस के अंदर जो है ये मूव कर रहा है फ्री। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन मूव करे, वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया 220 वोल्ट का, वही वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया 220 वोल्ट का, जब हम यहां पर लगाते हैं तो स्पीड कितनी आनी चाहिए आप बताइए? वैक्यूम में स्पीड कितनी आती है? 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, इतनी रेंज होती है। अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 आती है। जैसे हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हमने एक टर्म पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसकी जो रेंज होती है वो मिलीमीटर, लगभग अपने पास जो स्पीड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो आती है 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर पर सेकंड। इतनी कम स्पीड है, मिलीमीटर पर सेकंड में आ रही है, 10 टू द पावर माइनस 3। और यहां पर देखो 10 टू द पावर 5 6 मीटर पर सेकंड। यहां तो कितनी स्पीड से चल रहा है, और यहां इसकी स्पीड क्या हो गई? घट गई। मतलब इलेक्ट्रॉन जब वैक्यूम में चलता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उसके पास जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही कंडक्टर की बात करें, सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो हम बात करें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। स्पीड घट गई, काइनेटिक एनर्जी घट गई। बट हम बात करें 220 वोल्ट पर, तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी स्पीड होनी चाहिए। वो जो एनर्जी है, वो स्पीड, वो कहां गई? ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। वो एनर्जी जो थी, इतनी स्पीड चल रहा था वैक्यूम में, लेकिन जैसे ही हम बात करें कंडक्टर मटेरियल की, वहां पर तो वैक्यूम नहीं होता, सॉलिड है भाई, सॉलिड है, हर जगह मास भरा है, सॉलिड है। सॉलिड है तो एटम्स होंगे, एटम्स होंगे, और कंडक्टर के अंदर वो आयन की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसकी स्पीड इतनी आती है, ये घट क्यों गई? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये घट इसलिए जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो मूव करता है तो यहां तो वैक्यूम था, लेकिन यहां आयन है, एटम्स हैं, प्रिसाइजली हम बोले आयन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इन आयनों, ये जो आयन है, ठीक है, ये आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उन आयनों से, आयन जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, आयनों क्या कर लेते हैं? आयन जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं। एक तरह से हम बोले टक्कर होती है, कोलिजन होती है। बुक्स में, ज्यादातर बुक्स में लिखा था कि टक्कर टक्कर करते हैं। ठीक है, प्रिसाइजली हम बोले तो भाई कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया। ठीक है, इतनी स्पीड से था, इतनी स्पीड से था। अब इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से था? देखिए 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से था, एक्सेलरेटेड था। जैसे ही आयनों ने उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटार्ड होगा, उसकी स्पीड घटेगी। लेकिन उस कोलिजन के कारण, उस कैप्चर के कारण, वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी उस आयन को दे देता है। जो ये आयन्स होते हैं, इन आयनों को दे देगा। जैसे ही वो आयन इलेक्ट्रॉन के पास
अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो आयंस है वो ऑसिलेट करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। और हम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी घट गई, कम हो गई, और उसकी जो स्पीड है वो घट करके कितनी हो जाती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो आयंस हैं वो आपस में अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लग जाते हैं, ओसिलेशन करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना में हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेशन करता है, वाइब्रेट करता है, एक्सिलरेटेड होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता है, जनरेट करता है, इमिट करता है, बिल्कुल करता है। अब यही फिनोमेना यहां होगा। ये जो आयंस हैं अपने मीन पोजीशन के हियर एंड देयर क्या करने लग जाएंगे, सराउंडिंग में वाइब्रेट करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन होगी, तो ये जो है आयंस अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इंफ्रारेड रीजन या माइक्रोवेव रीजन जो है उसमें लाई करती है, और वो हमें हीट प्रोड्यूस करती है। वो जो फिनोमेना उससे हमें हीट मिलती है, समझे। तो ये कारण है हीटिंग इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सेलरेट होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी आप जैसे हम बोले एग्जांपल दें, अपने पास जो हीटर है, ठीक है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या चलने लग जाएंगे, ठीक है, सर्कुलेट होने लग जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन उस कोइल पर पहुंचे, अब इंपॉर्टेंट बात ये भी देखिए, वो जो कोइल है हीटर की, उस कोइल में से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, चलते हैं, तो वो क्या करेंगे, आयनों को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, और वो एनर्जी ट्रांसफर करते ही वो आयन क्या करने लग जाएंगे, ऑसिलेशन करने लग जाएंगे, और उस ऑसिलेशंस के कारण क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, वो जो है वो इमिट होने लग जाएगी और हमें हीट वेव मिलने लग जाएगी। अब एक बात बताइए, ये हीट ज्यादा कब मिले, ये हीट ज्यादा कब मिलेगी, ये ज्यादा तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा टकराएं उन आयनों के, वो जो आयन है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करें। और ये जो टकराव है, ये जो रेजिस्टेंस है, बाधा है, वो किन के कारण आती है, इन आयनों के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये हीट जो है वो ज्यादा कब होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो, कोलिजन ज्यादा हो, टकराने की जो अपने पास हम बोले कि जो टेंडेंसी है वो ज्यादा हो। तो जब भी हम बात करें, जो ये जो बल्ब है या हीटर है, गीजर है, आयरन है, जितने भी ये मटेरियल होते हैं, इनमें हाई रेजिस्टेंस का जो कोइल है वो यूज में लेते हैं, हाई रेजिस्टेंस की कोइल। कारण पता चला, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हीट जो एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी तो हमें हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगी, और हम आसानी से हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट। अपने पास साथ ही साथ देखो, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगी, हीट ज्यादा जनरेट होगी, गर्म होगा, वो जो कोइल गर्म होगी, और गर्म होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस कोइल का, वो ज्यादा होना चाहिए। अपने शायद अपने अप्रोक्सीमेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन बल्ब जो है उसमें अप्रोक्सीमेट सराउंडिंग हम बात करें, अप्रोक्सीमेट 34, आई थिंक 2400, तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, 3400 होता है, यानी 3400 डिग्री सेंटीग्रेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है इस बल्ब की, टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन जो धातु है जो बल्ब के अंदर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, जितने पर ये जलता है, वो आई थिंक 2400 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही रखा जाता है ताकि वो गले ना। एक अच्छी डिवाइस आती है, एक अच्छा उपकरण जो हम घरों में यूज करते हैं, फ्यूज। फ्यूज फ्यूज जो वायर है, आपने ऐसे देखा होगा कुछ इस प्रकार से, ये फ्यूज आता है अपने घरों में,
ठीक है, ये फ्यूज़ आपने देखा होगा, नए आप ऑपरेटर लेके आते हो उसमें मिलता है, और ये पतला सा वायर रहता है इसमें। ठीक है, ऐसे ये फ्यूज़ है। ये क्या करता है, इसमें जो ये जो होता है अपने पास ये वायर, ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। जैसे आपके घरों में एक सर्टेन, ये जो वायर है एक सर्टेन करंट को झेल सकता है, उस करंट के यदि ज़्यादा करंट आ जाए आपके घरों में तो वो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। करंट ज़्यादा होगी तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा यदि करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो तो ये जो है वो पिघल जाएगा और वो टूट जाएगा, ये कट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से आपके घरों में जो जो भी आपके घरों में जो डिवाइसेस है, उपकरण है, टीवी है, फ्रिज है, ये सेफ हो जाएंगे। आपके घरों की जो लाइन है, वायर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो फ्यूज भी इसी पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। अब फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या जो हीट जो हमें मिल रही है क्या उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम इस जो भी हमने बताया इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हीट कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का कोज क्या है वो हम लिख लेते हैं पहले। देखिए चलिए, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखो, लिखेंगे इसको व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस when a potential difference is applied, potential difference V is applied across the conductor, then the electrons get accelerated, but their speed बोले हैं, वेलोसिटी बोले हैं। ठीक है, their velocity है speed, their velocity does not increase beyond a certain value, beyond a certain value, और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, because these electrons frequently collide to the ions of conductor, to the ions of conductor, and transfer their kinetic energy to the ions. Thus, ions start
vibrating about the earth, mean positions, ठीक है, and since vibrating charge emit electromagnetic waves, and these waves lie in infrared region of EM spectrum, and we get heating effect, ठीक है, थस हम ये बोल सकते हैं thus electric current produces heat energy, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कोलिजन करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कहाँ से आई? सोर्स ने दी। सोर्स कौन है? बैटरी या सेल। बैटरी के पास कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी किस में बन गई? हीट में बदल गई। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जब आयन से टकराते हैं तो वो टक्कर के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है वो बदल रही है हीट में। तो हम कह सकते हैं कि सोर्स की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। सीधी सी बात, ठीक है। तो अल्टरनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कि केमिकल जो एनर्जी है, ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है, सोर्स ने जो एनर्जी की, ठीक है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, अब ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, पता है हीट एनर्जी मिल गई, सही बात है। कैसे? देखो, ये वायर था, ठीक है, और उस वायर में रेजिस्टेंस तो है ही, बिल्कुल है जी। उस वायर को, रेजिस्टेंस को हम ऐसे दिखाते हैं, और उस वायर में जब अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ये इसका ए सिरा ले लेते हैं इस वायर का, इस सिरे को हम बी सिरा बोल देते हैं। वी इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या करंट फ्लो हो रही है? बिल्कुल करंट फ्लो हो रही है। लेकिन क्या मिलता है हमें? हम हमें मिलता है हीट, यानी हीट वेव्स हमें मिलती हैं, हीट वेव्स हमें मिलती हैं, ये हमें मिलता है, हीट मिलता है हमें, ठीक है, हीट। अब ये कितना हीट मिलती है, कितनी मिलती है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर हम ले लेते हैं। देखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर
हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। चलो देख लेते हैं, अच्छे से देखें, बहुत बढ़िया। देखो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, कोई कंडक्टर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसको भी पोटेंशियल डिफरेंस पर लगा देते हैं और फिर हम देखेंगे। तो हम बताएं उससे पहले एक बात बता देते हैं आपको। देखो वापस से हम सीन क्लियर करते हैं। आपने बैटरी लगाई, वायर के रजिस्टर के बैटरी लगाई, तो उस बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खो रहे हैं बाय दी कोलिजन्स, एंड आफ्टर गेटिंग दी एनर्जी from the electrons, the ions of the that conductor material start vibrating about their mean positions. And we know in electromagnetic theory, when a charged particle oscillates or a charged particle accelerates, then it always emits electromagnetic waves, and these electromagnetic waves lie in the infrared or microwave region, and we get heat. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सोर्स जो है जितना काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, क्या टोटल की टोटल हीट में बदल रही है? जी नहीं। आप जो ये अपने पास जो फोन है, इस फोन में जब आप चार्ज करते हो तो क्या सारी की सारी हीट हो जाती है, आपका फोन चार्ज नहीं होता? जी ऐसा तो नहीं है, ऐसा थोड़ा ना है। तब कब मिलता है अपने को हीट, सारी की सारी कब मिलती है हीट? जितना काम किया बैटरी ने वो सारी की सारी हीट में बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए अपने जो हीटर है, हीटर में जो कोईल लगी रहती है उसका एक तो वो तार है नाइक्रोम का, ठीक है। हम बात करें, देखो हीटर, ठीक है, ये हीटर है, ठीक है, ये कोईल है इस प्रकार से, ये हीटर अपने पास, ठीक है, ये अपने पास हीटर है। हीटर की ये कोईल जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोलिजन की फिनोमिना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, बहुत ज्यादा कोलिजन होगा। तो जो बैटरी जो काम करेगी, बैटरी ने जो एनर्जी दी वो सारी की सारी हीट में बदल जाएगी, अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं। देखिए अपने पास याद रखना, जो वेलोसिटी मिली थी वैक्यूम में वो 10⁵ मीटर पर सेकंड से मिली थी, लेकिन अल्टीमेट हो कितनी जाती है? अल्टीमेट हो जाती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। देखिए कितनी कम हो गई। मैं ये बोल सकता हूं कि सारी की सारी वेलोसिटी कम होगी, भाई कितनी बची? 0.001 बची मीटर पर सेकंड, और कितनी 10⁵ मीटर। क्या मैं बोल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेट 99.99% जो हीट एनर्जी वो हीट में बदल गई? और ये इसी में होता है। घरों में जो हम यूज करते हैं कॉपर वायर, उनमें रेजिस्टेंस कम होता है कंपेरेटिवली इन अब इन जो कोईल लगी होती है, इन अपरेटस में जो कोईल लगी होती है, जैसे हम बोले गीजर में, हीटर में, आयरन में, इनमें ये जो रजिस्टर लेते हैं इनका रजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सारी की सारी जो हीट है, सारी की सारी जो इसने काम किया, बैटरी ने काम किया, बैटरी ने एनर्जी दी, वो सारी की सारी हीट में बदल गई, सारी की सारी हीट में बदल गई। लेकिन हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। हमारे घरों में कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर वाइंडिंग होती है, अपने जो फैन की जो मोटर होती है वो कॉपर वाइंडिंग की होती है, कॉपर लगा रहता है। उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा तो हीट ज्यादा नहीं होगी, कम हीट होगी। तो फिर कहाँ जाएगी? फिर वो एनर्जी घूमने में चली जाएगी ना। फैन घूमता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, तो हम नीचे बैठते हैं आराम से, ठीक है, हवा लेते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो उसके रोटेटिंग में चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी चल रही है, रोटेटिंग में चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चल रहा है। तो जो सेल ने दिया इसमें काइनेटिक एनर्जी चल रहा है, हालांकि थोड़ी हीट भी मिलती है, फैन गर्म भी होता है, लेकिन कम मिलती है किसके कंपेरेटिवली? इसके। इसमें क्या मैं बोल सकता हूं कि जितनी भी जितनी भी एनर्जी जो इस बैटरी ने दी, क्या वो सारी की सारी हीट में बदल गई? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई, और इसी के लिए मैं हीट प्रोड्यूस निकालूंगा। ठीक है, मैं ये मानूंगा कि जितना भी वर्क किया सारा का सारा किस में बदल गया? हीट में बदल गया। देखो सबसे पहले हम लेते हैं कंसिडर कंसिडर एन ए रजिस्टर, ठीक है, कंसिडर एन ए रजिस्टर of resistance R that is connected
टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट. आई एम assuming that battery potential doesn't decreases. Ideal battery V, it flows electric current I, ठीक है, A and B, ठीक है. अब देखिए हो गया, ठीक है जी. ठीक, अब करंट कितनी होगी? करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. अब मैं चार्ज जो है जनरल ले रहा हूं, ऐसा नहीं मैं केवल इलेक्ट्रॉनों को मान के चल रहा हूं. ये वायर लिया, ठीक है, जरूरी थोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन से फ्लो, आयंस भी फ्लो हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं. तो मैं जनरल लेके चल रहा हूँ, चार्ज लेके चल रहा हूँ Q, ठीक है. ये लिख लेंगे, कंसिडर चार्ज, कंसिडर रेजिस्टेंस R of a wire and it is connected to the battery of that has a V potential difference and it producing electric current I. So I is equal to, हम क्या बोल सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं Q upon T, ठीक है. I को हम क्या लिख सकते हैं, Q upon T लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है. बैटरी क्या कर रही है, बैटरी काम कर रही है, वर्क कर रही है, बैटरी एनर्जी दे रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी किसमें बदल रहे हैं, वो हीट में बदल रहे हैं. सारी की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, सारी की सारी एनर्जी जा रही है हीट में. सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, सारी की सारी एनर्जी जा रही है वो हीट में जा रही है. सारी की सारी एनर्जी हीट में चली गई, हीट में चली गई, हीट में चली गई. तो मैं ये चाहता हूं कि इसका वर्क निकालो ना, बैटरी का. बैटरी का जो वर्क, बैटरी ने जो वर्क किया, क्या टोटल वर्क हीट में बदल रहा है? मिल जाएगी हीट. बैटरी कितना काम करती है, क्यू चार्ज को बैटरी करवाने में कितना काम करती है, हमें पता है. सिंस वी नो दैट फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन, the work done by a source, the work done by a source of V potential difference, by a source of V potential difference, of V potential difference A, ठीक है, in rotating dq charge. एक अल्पांश लेते हैं, छोटा लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, ठीक है. फिर अगर सब आइडियल कंडीशंस होगी एफ, तो उसको कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है. इन रोटेटिंग dq चार्ज, dq चार्ज, ठीक है, इन dq चार्ज इज, dq चार्ज कितना होगा, मान लीजिए dq चार्ज को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है. तो dw जो वर्क होगा, क्या हमने देखा था क्या dq इंटू वी होता है? क्या हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल v जो होता है वो w अपॉन q होता है. इन्फिनिटी से उस पॉइंट p तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, बाहर से बोले या सोर्स से बोले, तो यही क्या होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, या हम पोटेंशियल बोलते हैं. इनफाइनाइट से लेके आते हैं तो उसको पोटेंशियल बोल देते हैं पॉइंट p के ऊपर, ठीक है. और ये वर्क क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे. v कांस्टेंट है, बिल्कुल है v कांस्टेंट. dq चार्ज हमने छोटे से अल्पांश के लिए ले लिया, dw अगर कांस्टेंट हुआ तो हम इंटीग्रेशन से उसको बाहर लेंगे. देखो dq यहाँ से देखो, यहाँ से dq देखें तो अपने पास करंट हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है. तो एक बार के लिए हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं करंट को, करंट वेरी नहीं कर रही. तो करंट कांस्टेंट है तो टाइम को हम लिख सकते हैं आई डी टी. अगर करंट वेरी करेगी तो हम इंटीग्रेशन में उसको अंदर रख लेंगे. तो ये जो है अपने पास, इसको यहाँ पर पुट करते हैं, देखो. सो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी क्यू की जगह हम लिख देंगे आई, अपने पास आई डी टी, यानी ये हो जाएगा आई वी डी टी, ठीक है. ये वर्क डन हमें मिला, ठीक है. अब आगे भी हम इसको लिख सकते हैं, देखो v इज इक्वल टू होता है आई आर बाई दी ओम्स लॉ. तो आई स्क्वायर आर डी टी लिख सकते हैं. I इज इक्वल टू वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी, ठीक है. ये अपने पास जो इक्वेशंस आई, ये वर्क डन हमें मिला डी क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में बैटरी ने जो काम किया. और ये जो वर्क है वही तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में. टोटल कन्वर्जन ले रहे हैं हम,
ऐसा नहीं ले रहे कि फ्रैक्शंस में हो रहा, नहीं टोटल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि टोटल कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, आई वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी हो गया। तो ये जो वर्क है, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है, हीट एनर्जी। तो ये अपने पास वर्क आ गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है, हीट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो DH होगा वही DW होगा, और हम उसको लिख सकते हैं IVDT, या हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर डी टी, या हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर डी टी। दिस इज द हीट। अब टोटल हीट की बात करें, यदि करंट वेरी कर रही है तो करंट को बाहर नहीं निकालेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, लगता है आज पावर भी कर लेते हैं। देखो पावर क्या होगा, यहां तक हो गया अपने पास। देखो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ emitting heat energy is called पावर, थर्मल पावर बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड थर्मल पावर। हीट एनर्जी के लिए थर्मल पावर बोल देते हैं। तो रेट क्या होगा, वर्क पर सेकंड, DW अपॉन dt, यानी थर्मल पावर जो हो जाएगा वो हम बोल सकते हैं DW अपॉन dt, या हम बोले DH अपॉन dt। ये वर्क तो कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, ये क्या कर रहा है, वायर को हीट दे रहा है। और हम उसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, यानी IV, या आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा थर्मल पावर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्मल पावर। अब मान लीजिए टोटल हीट बोले, ठीक है, इफ करंट इज स्टडी, इफ करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट है, करंट इज स्टडी, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म वे में फ्लो हो रही है, देन टोटल हीट प्रोड्यूस, टोटल हीट क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, DH जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास IVDT। V तो कॉन्स्टेंट है, I को स्टडी ले रहे हैं, टाइम 0 है, हीट मान लेते हैं 0, या टाइम जो भी है ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, या T1 ले लेते हैं, ठीक है, 0 ले लेते हैं या T ले लेते हैं, ये H हो गया जाएगा। और अपने पास हीट जो आ जाएगी वो आ जाएगी IV, और ये हो जाएगा T। ये टोटल हीट आ गई, एवरेज टोटल हीट। बट इफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट इज वेरिंग with respect to time, then if electric current is a function of time, if electric current is a function of time, then how to calculate the heat। देखिए चलते हैं आगे। ठीक है, देखो if electric current if electric current is not uniform, is not steady, is not uniform, या हम बोले स्टडी, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, आई जो है वो फंक्शन है किसका, टाइम का। तो क्या होगा DH, तो अपने पास जो हीट हो जाएगी
हम लिखेंगे आई वी टी, ठीक है, एक ही बात है, ये हो जाएगा वी डी टी, ठीक है। ये अपने पास हीट निकाल लेंगे, जो भी फंक्शन देगा हम निकाल लेंगे। ये हीट आ गई अपने पास, टोटल हीट, ठीक है। ये जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं आई वी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं, देखो दीज इक्वेशंस, ठीक है, द इक्वेशंस इन इक्वेशन 1, ठीक है, आर कोल्ड जूल्स लो, ठीक है, इसी को जूल्स बोलते हैं, जूल्स लो बोलते हैं। जूल्स लो ने क्या बोला कि किसी वायर में जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें जो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के टाइम के, या हम बोल लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के यदि उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के यदि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, according to the Joule's law, the heat produced या generate in a resistor is directly proportional to the square of current, to the square of current, to the square of current, ठीक है, पहली बात। दूसरी हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल to the resistance of conductor, to the resistance of wire, or the duration is proportional to the duration of time for which electric current flows, कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई उस ड्यूरेशन को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, या हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास जूल्स का लॉ है इतने में। तो बात एक ही है, जूल्स लॉ वही बोलता है जो हमने बोला। हमने क्या बोला, जो साइंटिस्ट ने, जो हीटिंग इफेक्ट ने जो काम किया वो बोला, ठीक है, हमने जस्ट आपको बताया कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो जूल्स लॉ कुछ अलग नहीं कहता, वही कहता है जो हमने जो इक्वेशंस को प्रूव किया है, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ हो गया। अब हल्का हल्का देख लेते हैं कि ये जो थर्मल पावर है उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, पावर की यूनिट क्या होगी वो हम देख लेते हैं। चलिए, पावर अपने पास ये है, तो क्या होगी इसकी यूनिट, क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। देखो हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, पावर की ऐसा यूनिट देखो यहाँ पर, ये कितना होगी, जूल पर सेकंड, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एम्पियर वोल्ट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ये होगी, ये होगी अपने पास जूल पर सेकंड, क्या होगी, जूल पर सेकंड, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, वोट बोल देते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एम्पियर इनटू वोल्ट, एम्पियर इनटू वोल्ट, ये अपने पास वोट हो जाएगी। ये है अपने पास जूल पर सेकंड। बट यदि हम बात करें बड़ी यूनिट जो है वो मिली वोट, सॉरी मेगा वोट होगी, ठीक है, मेगा वोट होगी अपने पास। तो ये कॉमर्शियल यूनिट एक आती है, कॉमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर, ठीक है, एक हॉर्स पावर,
746 वोट। ये जो अपने पास है कॉमर्शियल यूनिट, जो अपने घरों में जो मोटर है वो हम बोलते हैं ना कि 1 HP की है, 2 HP की है, 3 HP की है, वो इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है। ये इसकी क्या है, कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट, ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट है। ये पावर की होगी। अब हम बात कर लेते हैं, देखो एनर्जी की बात कर लेते हैं। हीट एनर्जी, जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी को कैलकुलेट हमने कर लिया, तो उसकी यूनिट भी देख लेते हैं। पावर की देख ली, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी हम देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। देखो जूल पर सेकंड, पहली बात तो जूल तो होती है, लेकिन हम वोट में भी लिख सकते हैं। देखो ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कितनी होगी, वोट सेकंड होगी, वोट इनटू सेकंड, ठीक है। और वोट को एम्पियर वोल्ट भी लिख सकते हैं, तो ये एम्पियर वोल्ट सेकंड भी हो जाएगी, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वोट सेकंड हो गई, ठीक है। ये अपने पास हो गई, साथ ही साथ में ये हीट एनर्जी अपने पास मिलती है, ठीक है। जूल्स हम बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, जूल्स। एक अपने पास कॉमर्शियल यूनिट आती है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। अपने पास एक आता है किलो वोट आवर, किलो वोट आवर, ये क्या है, ये यूनिट है किलो वोट आवर। ये एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है, कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है या कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। इंपॉर्टेंट बात ये देखो, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। इट इज ए कॉमर्शियल यूनिट, हम बोल दें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज दी, देखो इट इज दी एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड, या एनर्जी हम बोले एसोसिएटेड एनर्जी कंटेंट, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड ऑफ 1 किलोवाट, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, इट इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए apparatus या इक्विपमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए इक्विपमेंट ऑफ 1 किलोवाट, ऑफ 1 किलोवाट पावर, ठीक है, 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर का कोई भी इक्विपमेंट जितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर एनर्जी। और अपने जो घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो इसी यूनिट को काम लेते हैं। अपने घरों में जैसे जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं वो 1 किलोवाट पावर का, 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे में जितना कंज्यूम करे उसको एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट जो होती है, हम घरों में बोलते हैं ना कि कितनी यूनिट आ गई मीटर में, मीटर की रीडिंग कितनी है, वो यूनिट में एक यूनिट वो किलोवाट आवर ही होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल, ठीक है, एक यूनिट अपने पास, ठीक है। हम बात करें, देखो किलो को, देखो 1 किलोवाट आवर, किलो हम बोले 10⁻³ ठीक है, वोट हो गया, किलो वोट हो गया। और वोट आवर को हम लिख सकते हैं 36, ठीक है, 3600, और ये सेकंड यानी वोट सेकंड,
वोट सेकंड हो गया। और वोट सेकंड क्या होता है, अपने पास जूल होता है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करें तो 3.6 इंटू 10⁶ आता है, और ये आती है जूल, ये ऐसा यूनिट में। तो इतनी एक यूनिट, ये क्या होगी, एक यूनिट 1 किलो वोट आवर, ये होता है। ठीक है, यानी 1 किलो वोट आवर यानी एक यूनिट कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपके घरों में यदि इतनी जूल एनर्जी खर्च हो गई है तो उसको एक यूनिट आ जाएगी, उसके जो मीटर है बाहर लगा होता है मीटर, उस मीटर में एक यूनिट आ जाएगी। अब आप देख लो कितनी एनर्जी को आप कंज्यूम करते हो, 10⁶ जूल। तो ये मोटा मोटा अपने पास हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट प्रोड्यूस करती है जब फ्लो होती है, क्या कारण था, रीजन बताया, रीजन के बाद में हमने जो कैलकुलेशन वो भी बताया, उसके बाद में थोड़े बहुत उसकी यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन कीजिएगा इस चैप्टर को। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।